नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस टॉपिक के ऊपर, जो कि है वेपन डील्स में जो भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करता है, उसको आज हम बैठ के एनालाइज करेंगे और हम ये जानेंगे कि इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हमें कितना मिलता है और वो कुछ काम का होता है कि भी नहीं होता है। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो आइए हम पहले ये जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कि इन डील्स, भारत जो हथियार खरीदता है, इनमें जब ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, इसका हम एक एनालिसिस करेंगे कि हथियारों को डिज़ाइन और डेवलप करने में, मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, उनका मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भारत को क्यों ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, और हम उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि भारत को मोस्ट केसेस में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम पे क्या मिलता है। और उसके बाद हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे या फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती है और क्यों भारत को कभी एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कभी नहीं मिल सकता है। और हम उसको एंड करेंगे, इस वीडियो को एंड करेंगे एक छोटे मोटे केस स्टडी के साथ कि कहाँ पे हमको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण देखने को मिला और हमें भारत को उससे क्या ओवरऑल फ़ायदा या नुकसान या कुछ भी नहीं हुआ। और हम एक केस स्टडी इस पे भी देखेंगे कि कैसे इंडिया में की गई R&D धीरे धीरे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमको काम आई। हालांकि केस स्टडीज़ बहुत सारी हो सकती है, बट फॉर वीडियो को छोटा रखने के लिए मैंने इसमें सिर्फ एक ही केस स्टडी ब्रीफ में डिस्कस की है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। तो देखिए, जब हम हथियार बनाने की बात करते हैं तो तीन चीज़ें होती है। एक होती है नो व्हाट, नो वाई और नो हाउ। नो व्हाट का मतलब होता है कि हथियार में या फिर किसी भी सिस्टम में क्या क्या जाएगा, क्या क्या लगता है उस चीज़ को बनाने के लिए, उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए। नो वाई होता है कि किसी चीज़ में जो भी चीज़ें हम लगा रहे हैं, जो भी मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्यों लगाया जा रहा है। उसके बाद आता है नो हाउ, कि ये जब हमको पता चल गया कि क्या लगाना है, क्यों लगाना है, फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं नो हाउ में कि कैसे लगाना है। बेसिकली नो हाउ का मतलब होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नो वाई का मतलब होता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस, और नो व्हाट का मतलब भी एक तरीके से R&D में ही आ जाता है। तो बेसिकली R&D की बात करें तो उसमें नो व्हाट और नो वाई आता है कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें हथियारों में लगनी है और क्यों लगनी है। और नो हाउ में आ जाता है कि इस चीज़ को कैसे मैन्युफैक्चर करें, या फिर इन चीज़ों को हमने जो बनाया है और या कंपोनेंट को हमने बनाया है वो कैसे हम एक असेंबल करके उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म में तब्दील करें। अब हम समझते हैं भारत को बार बार टेक्नोलॉजी या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, हमारा R&D का बजट बहुत ही कम है। मुझे मिलेगा डेटा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और इससे हमको मैनेज करना पड़ता है DRDO, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और DPSUs, इनका पूरा फंक्शनिंग, इनका पूरा R&D। एंड ये लोग बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया ऑफ रिसर्च में काम करते हैं। एक ऐसा नहीं कि DRDO एक एंटिटी है और वो अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, और ये छोटा सा रिसर्च बजट जो सरकार देती है इन सभी DRDO के लैब्स में बढ़ता है, जो फैक्ट्रीज में भी बढ़ता है और वो DPSUs में भी बढ़ता है। हालांकि रिसर्च बजट में यहाँ पे क्यूमुलेटिवली बात कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ DRDO का या फिर सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का या फिर सिर्फ DPSUs का। मैं अगर क्यूमुलेटिवली भी देखूँ तो इन लोगों का जो कंबाइंड R&D बजट है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू अवर वेस्टर्न या फिर इवन दी चाइनीज़ कंपनीज और एंटिटीज़ हु मैन्युफैक्चर डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो हमारा R&D बजट बहुत ही कम है। अब सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे 50 तरीके की ब्यूरोक्रेटिक ट्रबल्स है। हमको 50 तरीके के इन R&D बजट्स को सैंक्शन करवाने के लिए हर तरीके की क्लियरेंस लेनी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, फिर PMO से कई केसेस में। फिर उसके बाद अपनी एक नेगेटिव मार्केटिंग तो होती ही है DRDO DPSUs की, जिसकी वजह से उनके ओवरऑल परसेप्शन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और ये नेगेटिव परसेप्शन जो होता है कई बार इनकी ओवरऑल फंक्शनिंग को भी हैम्पर करता है। चीज़ें बदतर तब हो जाती है जब CAG आके DRDO को करप्शन या फिर मिसयूज़ ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज के केस में, या फिर मिसयूज़ ऑफ पब्लिक रिसोर्स
के नाम से उनको फंसा देता है, सेइंग कि हमने पब्लिक या फिर डीआरडीओ ने पब्लिक फंड्स वेस्ट किए हैं बिकॉज उनका कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है या फिर कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया है। देखिए ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन ही सब कुछ है और एक्सपेरिमेंट्स फेल होते हैं और हर जगह होते हैं। बस इंडिया के केस में हमको एक आदत सी हो गई है कि हमें जो चाहिए हमें हर 100% केस में सक्सेसफुल चाहिए। ऐसा होता नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में, जहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन और हाई स्टेक प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हो। अगर आप किसी भी वेस्टर्न प्लेटफॉर्म को देख लेंगे, फॉर एग्जांपल F-35, F-22, इनके भी कई फेलियर्स हुए हैं, बोथ एट द प्लेटफॉर्म लेवल जहाँ पे प्लेन्स क्रैश हुए हैं और एट दी कंपोनेंट लेवल जहाँ पे कोई कंपोनेंट को डेवलप करने में बहुत डिले हो गया है या हो गया था, या फिर एंड में जाके जो उन्होंने स्पेसिफिकेशंस मांगी थी वो किसी भी हाल में उनको मिल नहीं रही थी विदाउट फाइनेंशियल एस्केलेशंस। तो ये सब करते करते चीज़ें क्या हो जाती है कि जो फौज को वेपन प्लेटफॉर्म चाहिए होता है तो वो हो नहीं पाता है और एंड में इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब हम इंपोर्ट करते हैं हम कोशिश करते हैं कि कुछ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमें उस वेंडर से मिल जाए ताकि हम अपना जो इंडिजिनस प्रोग्राम चल रहा है हम उसमें कुछ हमें फ़ायदा मिले। तो इसलिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स बहुत बार डिले हो जाते हैं। उसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल और उसके बाद है ब्यूरोक्रेसी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिलेज होते हैं। अब जब हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि हमें ज़्यादातर क्या मिला। हमें ज़्यादातर केसेस में एक असेंबली लाइन मिलती है जहाँ पे सेमी नॉकडाउन किट्स बाहर से आते हैं, यानी कि जो जिस देश से हमने वो इक्विपमेंट खरीदा है वहाँ से सेमी नॉकडाउन किट्स आते हैं, यानी कि सब असेंबलीज आती है और हम उनको फैक्ट्री में बस असेंबल करते हैं। मैं यहाँ पे क्लियरली बता दूँ, वो हथियार ना तो यहाँ पे डिज़ाइन हुआ है, ना उस हथियार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास है, ना उसका नो हाउ नो वाई हमारे पास है। हमें कुछ नहीं पता, हम बस नो हाउ कर रहे हैं क्योंकि हम बस मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे असेंबली कर रहे हैं। चाहे वो T-90 हो, चाहे वो Su-30 MKI हो, चाहे वो कई और प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, सबका यही मामला रहता है, जिसको कई लोग बाद में स्क्रू ड्राइवर गिरी का भी नाम कहते हैं, जिसका सबसे रिसेंट एग्जांपल है हर्मीज 900, जिसे दृष्टि 10 बोल के एक इंडिजिनस ड्रोन बोल के बेच दिया गया। और वो तो एक तरीके से सबसे ज़्यादा IDDM का मिसयूज़ था, यानी कि इंडिजिनसली डिज़ाइंड ऑन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर टैग का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ था। हालांकि कुछ हुआ नहीं उस खबर का, उस एंटिटी का जिसने ऐसा किया, बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम मोटा मोटी बात करें कि किसी भी हथियार को डिज़ाइन करने में क्या क्या प्रोसेस लगते हैं, पहले तो एक क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एक जो फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती है उस पर एक डिज़ाइन डेवलप किया जाता है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है मोस्टली कंप्यूटराइज्ड मॉडल्स के थ्रू, फिर उसको सिमुलेशंस पे रन करके एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया जाता है। प्रोटोटाइप के बाद बहुत सारे आइट्रेशंस होते हैं, इंप्रूवमेंट्स होते हैं उन प्रोटोटाइप्स में, फिर उसको फाइनली एक यूज़र ट्रायल के थ्रू ले जाके फाइनल प्रोडक्ट आपका डिलीवर होता है फोर्सेस को। बस बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमें पूरा एक प्रोसेस डिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को हम जब बनाते हैं उसमें जो सब प्रोडक्ट सब कंपोनेंट और कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। उनके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा कि इन चीज़ों को कैसे मैन्युफैक्चर करें, या फिर इसको आउटसोर्स कर लें, किसी और वेंडर से मंगवा लें, और अगर वो दूसरे वेंडर से आ रहा है तो उस चीज़ को लगाने के लिए, उस चीज़ को हमारे प्रोडक्ट में बैच प्रोडक्शन में लगाने के लिए हमें असेंबली लाइन में क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, कौन कौन से रोबोट्स चाहिए, कौन कौन सी जिग्स या फिक्सचर्स चाहिए, ये सब भी डिज़ाइन करना पड़ता है। तो आप समझिए कि आपको जो एंड में मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ एंड प्रोडक्ट मिलता है असेंबली लाइन। असेंबली लाइन का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ डिज़ाइन किया, आपने कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया है, आपने मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी डिज़ाइन नहीं की है, आपको बस मैन्युफैक्चरिंग लाइन का ही एंड प्रोडक्ट मिला है और आपको वेपन प्लेटफॉर्म का भी एंड प्रोडक्ट मिला है। एंड में आपको सिर्फ एंड प्रोडक्ट मिलेगा, आपको ये कभी नॉलेज नहीं मिलती कि भाई कोई चीज़ इस प्लेटफॉर्म में क्यों इस वेपन सिस्टम में क्यों लगी, और या फिर जो हम मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगा रहे हैं वो कैसे डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि फैक्ट्री का भी डिज़ाइनिंग होता है, फैक्ट्री को भी डिज़ाइन करना पड़ता है, असेंबली लाइन को भी डिज़ाइन करना पड़ता है, तो उसके पीछे भी बहुत सारे थॉट प्रोसेस होते हैं। और कई कंपनीज या फिर कई प्रोडक्ट्स के लिए सेपरेट असेंबली लाइन्स लगती हैं, क्योंकि उनके लिए इक्विपमेंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो एंड में मोटा मोटी मैं ये बोलूँ कि जब हम कुछ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं और हमें एक फैक्ट्री मिलती है तो हमें वो एंड प्रोडक्ट मिलता है, हमें वो नॉलेज नहीं मिल पाती है जो हम ढूंढ रहे हैं फॉर दी सेक ऑफ कि हमारा इंडिजिनस प्रोग्राम इससे डेवलप हो जाए। तो बेसिकली आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं मिलती है
अब हम समझेंगे कि आईपी राइट आपको क्यों नहीं मिलेगा। तो देखिए उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है, जो कंपनी आपको प्रोडक्ट बेच रही है वो क्यों आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देके या फिर अपने पेटेंट्स आपके साथ शेयर करके एक नया कॉम्पिटिटर बनानी चाहेगी मार्केट में। आपने उससे प्रोडक्ट खरीदा, वो चाहेगी आप ऑलवेज प्रोडक्ट उससे खरीदते रहें, तो उसके लिए तो वो आईपी राइट्स आपको कभी नहीं देंगे। वो अपना पहली बात तो वो चाहते हैं कि आप डिपेंडेंट रहे प्रोडक्ट के लिए, और उसके बाद वो चाहते हैं कि उनका एक नया कॉम्पिटिटर पॉसिबली मार्केट में ना आए, तो वो खुद होके तो अपना कॉम्पिटिटर नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट होता है कि बहुत बार हथियारों में देखा जाता है कि जो कंपनी से हम खरीद रहे हैं उसने भी उस प्रोडक्ट में दूसरे देशों का सामान या दूसरे देशों का कंपोनेंट यूज़ कर रखा है। तो ये जो हथियारों के आईपी राइट्स या पेटेंट्स होते हैं ये कई बार स्टेट सीक्रेट होते हैं, और वो कंपनीज का उन पे एज सच बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है कि वो किन के साथ शेयर कर सकते हैं, वो वहाँ की सरकार डिसाइड करेगी। तो जब मल्टीपल कंट्रीज से कंपोनेंट्स आ रहे हैं तो ये बहुत टफ हो जाता है किसी भी वेंडर के लिए कि अब अपने वेंडर्स की कंट्रीज की गवर्नमेंट्स के साथ नेगोशिएट करे फॉर आईपी राइट्स और पेटेंट्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमको एंड में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पूरे सिस्टम का कभी नहीं मिल सकता है, कभी भी नहीं मिल सकता है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती है रफाल जेट जैसे प्लेटफॉर्म्स में, या फिर मोस्टली वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स में, जहाँ पे आपको कंपोनेंट्स दूसरे देशों से आते हुए दिखते हैं। अब हम छोटे छोटे केस स्टडीज़ देखते हैं कि हमें कहाँ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी सो कॉल्ड मिली थी और हमें उसका कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। तो इसमें एक ही केस स्टडी है, फिर उसके बाद हम एक पॉजिटिव केस स्टडी भी देखेंगे कि जहाँ पे हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिजिनसली किया और उसके हमें बहुत फ़ायदे मिले। तो पहले तो हम सुखोई 30 MKI की बात कर लेते हैं। यहाँ कहा जाता है कि ये जेट ऑलमोस्ट फुल्ली यहाँ मैन्युफैक्चर होता है। देखिए यहाँ पे जो टेक्निकल टर्म है वो है लाइसेंस मैन्युफैक्चर होता है, और आपको ये पता नहीं होगा लेकिन जो सुखोई 30 MKI भारत में मैन्युफैक्चर होता है वो हमें इम्पोर्ट से ज़्यादा महंगा पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात कही जाती है कि इंजन भी यहाँ मैन्युफैक्चर होता है। तो अगर सही में यहाँ मैन्युफैक्चर होता है तो हमें हमारे कावेरी इंजन में क्यों इसका फ़ायदा नहीं देखने को मिलता है? उसका एक ही कारण है, क्योंकि हमें जो AL31 इंजन है उसका कोई प्रॉपर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं मिला है। हम बस उसको यहाँ पे असेंबल करते हैं या फिर उसके पार्ट्स हम बनाते हैं, जो भी बनाते हैं हमें बस उस पर्टिकुलर पार्ट को बनाने की टेक्नोलॉजी पता है। हम कभी ये नहीं बना पाए कि आगे नहीं बढ़ पाए इस चीज़ से कि हम अगर दूसरे मटेरियल्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सॉर्ट ऑफ उस टाइप के इनोवेशन की तरफ हम कभी नहीं बढ़ पाए, और उसके लिए शायद हमारे पास रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स भी नहीं होंगे। एक तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि भाई डिस्पाइट द फैक्ट कि हम सुखोई 30 MKI के इंजन यहाँ बनाते हैं, हमें कावेरी इंजन में एज सच कोई ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है डिस्पाइट दी सो कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और सुखोई 30 MKI। उसके बाद हम एक अच्छा केस स्टडी देखते हैं जहाँ पे DRDO ने काफ़ी इन्वेस्ट किया एक प्रोग्राम में, और वो धीरे धीरे काफ़ी सारे दूसरे प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल बनाने में काम आया। तो DRDO का जो अर्जुन टैंक है, जो कि हमारे आर्मी में शायद 114 + 128 Mark 1A के आसपास है, सो इसके पीछे बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई थी। हालांकि उसको उतने नंबर्स में इंडक्ट नहीं किया गया क्योंकि हमारे टेरेन पे अर्जुन उतना सही नहीं बैठता है, और इसे डिज़ाइन किया गया था उस ज़माने में जब पाकिस्तान अमेरिका से एब्राम टैंक्स लेने की कोशिश कर रहा था। और तो अर्जुन मार्क 1A को उस फिलॉसफी पे बनाया गया है कि उसे एब्राम्स के आमने सामने लड़ना है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैवी है, और हमारे कई सारे टेरेन्स पे इतने हैवी टैंक्स शायद इतने अच्छे से मूव ना कर पाए। तो जो अर्जुन पे उसके ऑप्ट्रॉनिक्स पे यानी कि ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पे जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट DRDO ने किया, उसमें बहुत सारे इंडिजिनस इक्विपमेंट DRDO ने डेवलप किए। मोस्ट ऑफ दिस वर डन बाय IRDE, जो DRDO का एक लैब है। एंड इवेंचुअली ये जो प्रोडक्ट्स निकल के आए फॉर अर्जुन, ये बाद में कई केसेस में T90s में यूज़ किए गए। दे वर इंक्लूडेड वाइल देयर अपग्रेड। सेम BMP-2 के अपग्रेड के दौरान इन्हीं साइट्स को, DRDO डेवलप्ड साइट्स को ही BL द्वारा मैन्युफैक्चर करके BMP को अपग्रेड किया जा रहा है। और सेम जो एंटायर प्लेटफॉर्म पे जो DRDO ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी थी, यानी कि अर्जुन टैंक पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी थी, उसकी जो लर्निंग्स है वो हमें टाटा केस्ट्रल और DRDO और महिंद्रा के वेब में जाते हुए दिख रहा है, और आने वाले टाइम में FICV और एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म पे भी दिखेगा। तो हमें एक दिख रहा है कि एक बार हम जो R&D कर लेते हैं वो बहुत ज़्यादा फैलता जाता है दूसरे प्रोडक्ट्स में। हालांकि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी स्कैम वर्ड, इनका सच कोई ज़्यादा फ़ायदा भारत को मिलता है नहीं।
बीइंग सेड दैट, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फ़ायदे क्या होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में कैसे आपको कुछ खास नहीं मिलता है और बाहर के देश बाहर के देश या फिर बाहर की कंपनी आपको सामान बेच रही है, वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम पे आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेके निकल जाती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।